नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कौन पहनेगा मुख्यमंत्री पद का ताज? संघ से जुड़ा पहली पसंद भाजपा आलाकमान का व्यक्ति। सुबह व रात को ठंड बरकरार, दिन में खिल रही चटक धूप। महिला पीजी महाविद्यालय में 4 दिवसीय सारंग सृजन का आयोजन, पेंटिंग्स के माध्यम से भारत की कला को दर्शाया। राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जेएनयू में राजस्थानी युवा उत्सव का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 16 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है और इसी दिन 16वीं विधानसभा का कार्यकाल आरंभ हो जाएगा। अब केवल 4 दिन शेष बचे हैं और प्रदेश में मुखिया को लेकर जद्दोजहद जारी है। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है और आज आमजन में अब तक उत्सुकता बनी है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सफरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों का दरकिनार कर कोई भी निर्णय भाजपा आलाकमान नहीं ले सकता है। प्रदेश में भाजपा को सत्ता में लौटे 9 दिन गुजर चुके हैं, मगर अब तक मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए इसका खुलासा नहीं हो पाया। पिछले 2-3 दिनों में प्रदेश भाजपा में गुटबाजी सार्वजनिक तौर पर तो सामने नहीं आई है, मगर विधायकों को मंत्रियों के घर पर आना जाना बना हुआ है, जिससे यह तो प्रतीत हो रहा है कि लॉबिंग का खेल शुरू होने लगा है। भाजपा पर्यवेक्षक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रात तक जयपुर पहुंचने के बाद विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे। मंगलवार बुधवार तक बैठक समाप्ति से पहले मुख्यमंत्री नाम की घोषणा संभावित है। प्रदेश का मुखिया बनने के लिए कई नेताओं के नाम सामने आने लगे हैं, मगर कयासों का दौर अब तक बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फिर से काबिज हो सकती है। वहीं आम जनता के राय जाने तो जनता बालकनाथ को इस बार सीट पर देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद भी बालकनाथ है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी अपनी एक सभा में बालकनाथ को जयपुर शपथ के बाद अयोध्या आने का न्योता दे रखा है। भाजपा आलाकमान क्या फैसला लेता है यह तो समय की नजाकत से ही पता चल पाएगा। बहरहाल देखना यह है कि बालकनाथ के नाम पर मोहर लगती है या फिर इस दौड़ में चल रहे नाम रेल मंत्री अश्विनी व्यास या फिर संघ से जुड़े प्रमोद बंसल। प्रदेश की जनता को 2-3 दिन और धीरज रखना होगा। पहाड़ों की तरफ से धीमी गति से आ रही हवाओं ने अब सूर्य नगरी में पारा गिरा दिया है। बीती रात को जिले भर में न्यूनतम पारा 9 डिग्री के से कम दर्ज किया गया। ऐसे में रात के समय और सोमवार सुबह लोगों को ठंड से परेशान देखा गया। हालांकि अभी जिले में दिन में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं है। दिन में तेज धूप निकल रही है, इससे यहाँ दोपहर में सर्दी का असर कम दिखाई दे रहा है। सोमवार को दोपहर जोधपुर शहर में अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में गिरावट की उम्मीद है। धीमी गति से जिले में ठंडी हवा चलती रहेगी, जिससे जल्द ही सर्दी अपना असर दिखाएगी। इससे पहले आज सुबह तेज सर्दी रही, इसी के चलते चटक धूप भी निकली। जोधपुर के अलावा अन्य हिस्सों में भी तेज धूप निकली, जिससे दिन व रात के तापमान में 15 डिग्री तक का अंतर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिनों रात के पारे में और गिरावट आएगी, इससे सर्दी और चमकने की संभावना है। सर्दी से बचाव के लिए सुबह शाम लोग अलाव का और हीटर का सहारा ले रहे हैं। लोग गर्म कपड़ों में पूरी तरह लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, आसमान भी साफ नजर आ रहा है। अधिकांश जगहों पर रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। भारत एवं दक्षिण कोरिया के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज महिला पीजी महाविद्यालय में 4 दिवसीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का सृजन हुआ। इस आयोजन में साउथ कोरिया के आइलैंड से कलाकार शिरकत कर रहे। महाविद्यालय की डॉक्टर प्रियंका व्यास ने बताया कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आज मुख्य अतिथि हेमलता राजे की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन साउथ कोरिया के कलाकारों की पेंटिंग्स के माध्यम से भारत की कला प्रदर्शनी और पारंपरिक खान पान से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें भारत की कला का प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को जोधपुर के जाने माने कार्यक्रम हेरिटेज वॉक और पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा आभूषणों का प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे दिन राजस्थानी पारंपरिक खेलों और कला का प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन पारंपरिक संगीत पर आधारित कार्यशाला और दक्षिण कोरियाई कलाकारों की आर्ट वर्कशॉप का आयोजन, साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा। डॉक्टर प्रियंका व्यास के अनुसार दोनों देशों के बीच 50 सालों तक घनिष्ठ संबंध रहे। राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए महिला पीजी महाविद्यालय द्वारा पहली बार यह आयोजन अनूठा होने के साथ गौरवान्वित कर रहा है।
हम लोग महिला पीजी महाविद्यालय और नामी आइलैंड्स आर्ट्स एजुकेशन साउथ कोरिया 4 दिवसीय सृजन सारंग नामक एक जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ये त्यौहार और फेस्टिवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और कोरिया के 50 सालों को सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय जो फेस्टिवल है उसमें हम पहले दिन पेंटिंग्स का इनॉग्रेशन करेंगे। ये वो पेंटिंग्स हैं जो हमारे भारतीय आर्टिस्ट और कोरियन आर्टिस्ट ने नामी आइलैंड पर बनाई थी इस सितंबर 2023 में, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के कृतियों पर आधारित पेंटिंग्स हैं। इनका इनॉग्रेशन आज महारानी साहब हेमलता राजे जी करेंगी। इसके बाद हमने हमारे जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनके लिए 4 दिवसीय प्रोग्राम मारवाड़ी कल्चर को शोकेस करने के लिए किया है, और इस 4 दिवसीय प्रोग्राम में हम उनको हेरिटेज वॉक भी करवाएंगे। उनको यहाँ का पहनावा, जो क्लोथिंग कल्चर है, अलग अलग जो ट्राइब्स हैं राजस्थान की, उनके बारे में बताएंगे। अच्छा खाना, ठेठ मारवाड़ी खाना भी खिलाएंगे, गट्टे की सब्जी, दाल बाटिया, चूरमा और ये सारे पचफोटे की सब्जी, ये सब उनको जो है खाने का लुत्फ मिलेगा। इसके साथ ही हम इनको उमेद भवन का विजिट भी करवाएंगे। महाराज साहब बहुत काइंड, ही हैज बीन वेरी काइंड, और उनके परमिशन के साथ हम उनसे मिलेंगे भी। और इसके साथ ही साथ हम जो है इनको फूड एग्जीबिशन में लेके जाएंगे, जो कि हमारे होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये साल ईयर ऑफ द मिलेट्स है, तो हमारे बच्चे जो हैं मिलेट्स यानी रागी, बाजरा जैसे मोटे अनाज से कैसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन सकते हैं वो बताएंगे। साथ ही साथ हम इनको ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो राजस्थान के हैं उनका एक वर्कशॉप दिखाएंगे। हमारे जो वाद्य यंत्र हैं कितने सुंदर और कितना सुंदर जो है संगीत वो निकालते हैं, इसका उनको जो है आइडिया दिलवाएंगे। साथ ही साथ हम इनको कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर गेम्स में इन्वॉल्व करेंगे, जो हमारी देशी राजस्थानी गेम्स हैं, सतोलिया हुआ, गिल्ली डंडा हुआ, मालदड़ी हुआ, ये सब भी ये खेलेंगे। और चौथे दिन हमारा कल्चरल फेस्टिवल है, जहाँ पर हमारी बच्चियाँ घूमर, तेरा ताली और साथ ही साथ गेर नृत्य और फ्यूजन डांस करेंगी, जिसमें हम नॉर्थ और साउथ इंडिया के अलग अलग डांसेस फॉर्म को लेकर, राजस्थानी डांस को लेकर, उसको हम कोरियन म्यूजिक के साथ फ्यूज करके एक अद्भुत प्रस्तुति देंगे। मैम, ये 3 से 4 दिनों का जो प्रोग्राम है, इसमें विशेष क्या होगा? देखिए सर, ये सबसे पहला मौका है जब राजस्थान में किसी महाविद्यालय को यह जो है अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने कल्चर को साउथ कोरिया में रिप्रेजेंट कर सके। आज तक नामी आइलैंड जो है हमेशा हर साल सारंग नामक एक उत्सव मनाता है अक्टूबर में, और उसमें क्या है कि प्रोफेशनल डांसर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो भारत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इवेंट एम्बेसी ऑफ इंडिया साउथ कोरिया और हमारी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो भी स्पॉन्सर करती है। ये पहली बार है कि एक महाविद्यालय, राजस्थान में स्थित महाविद्यालय को बुलाया गया और हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल डांसर्स नहीं, स्टूडेंट्स ने ये प्रस्तुति दी, तो ये हमारे लिए बहुत विशेष है, बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए। कितने बार से आ चुके हैं लोग? हमारे जो गेस्ट हैं उनमें नामी आइलैंड की वाइस चेयरपर्सन मैडम हैं, नामी आइलैंड के सीईओ फ्रेड मिन सर हैं, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ, हमारे जो है कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमारे साथ काम किया है। यहाँ के प्रोड्यूसिंग डायरेक्टर है एल्बर्ट कोन, उनके साथ उनकी टीम है हाइमिन, मिस हाइमिन और मिस सुजित, और हमारे 2 आर्टिस्ट जो कोरिया के हैं जिन्होंने इनमें से 2 जो पेंटिंग्स बनाई थी वो भी हमारे साथ हैं इस बार। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल अंतर्गत राजस्थानी संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा आज पुराना परिसर में राजस्थानी युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं राजस्थानी भाषा में आयोजित की जा रही है। इससे 8 प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। छात्र सेवा मंडल के सचिव डॉक्टर जालम सिंह रावलोत ने बताया कि छात्र सेवा मंडल की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मीना बरडिया, राजस्थानी छात्र प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ। राजस्थानी युवा उत्सव के प्रथम दिन सोमवार को राजस्थानी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर प्रोफेसर आमन सिंह सिसोदिया, डॉक्टर देवकरण, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर मीनाक्षी बोराना, डॉक्टर मीता सोलंकी सहित छात्र सेवा मंडल के कर्मचारी व विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मौजूद रहे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय रे छात्र संघ रे अंतर्गत राजस्थानी संस्कृति प्रकोष्ठ जो राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति रे बढ़ावा सारू इन थर्पणा हुई है, और इन प्रकोष्ठ रे मार्फत
हर साल राजस्थानी प्रतियोगिताएं आयोजित करे और इन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय जो को नियमित छात्र है वे सगड़ा संकायरा छात्र इनमें भाग लेवे। इन साल भी इनमें 8 प्रतियोगिताएं रखी है, जिनमें राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी पहेलियाँ, राजस्थानी कविता, राजस्थानी मानना, इन तरह की प्रतियोगिताओं आयोजन राखी जो है। सबसे बड़ी बात है कि आज इन प्रतियोगिताओं शुभारंभ हुई है और विद्यार्थी बढ़ चढ़न भाग ले रही है। राजस्थानी लोक नृत्य रे पेटे अबार ताई माणकन है 20 से ज़्यादा छात्रों वाला नाम आ चुका है और निश्चित रूप इन तरह की प्रतियोगिता रे मार्फत राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति रे प्रति जो है वो युवाओं का रुझान बढ़े। मानसारू गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय मान्यता कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव भी लगोलग इन बाबत प्रेरणा दे रही माने कि राजस्थानी साहित्य ने, राजस्थानी भाषा ने और राजस्थानी संस्कृति ने बढ़ावा मिलना चाहिए। इन इस दीट ने ध्यान में रखता थका आज सगली प्रतियोगिता आयोजन हो रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जोधपुर में सोमवार को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान अप्रेंटिसशिप के लिए उपस्थित रहे। राजस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के GI अरुण कुमार बोड़ा ने बताया कि संस्थान परिसर में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवा बेरोजगार ने रोजगार के लिए आवेदन किया। इसमें विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उन्होंने यहाँ प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन पत्र लिए। करीब 40 से 50 आवेदन करने वाले युवकों को प्रशिक्षित किया गया। संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा कई प्रतिष्ठानों में जाकर इसका फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज छात्रों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल का प्रशिक्षण दिया गया, जो कि बेरोजगारों को स्वरोजगार से भी जोड़ेगा। आज यहाँ 3-4 कंपनियां आई। आज यहाँ 40 से 50 युवाओं को सेलेक्ट होने की उम्मीद बनी है। हाँ सर, मैं सुधीर व्यास, प्रिंसिपल ITI जोधपुर। ये हमारी जो ITI है 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें 23 इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं और 53 यूनिट्स हैं। यहाँ पर सभी प्रकार का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। थ्योरी वर्क के अलावा प्रैक्टिकल कार्य सबसे ज़्यादा करवाया जाता है। हर प्रकार का कार्य यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर संबंधी और स्टेनो वगैरह संबंधी सभी प्रकार का कार्य सिखाया जाता है बच्चों को। और हमारा जो मेन मकसद है बच्चों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। और इसी कड़ी में हम बच्चों को कई भी इस्टेब्लिशमेंट से उनको लोन की भी प्रोवाइड करवाते हैं। उनकी फैसिलिटी भी हम देते हैं। बैंक से भी इनका जानकारी प्रदान करते हैं ताकि बच्चे अपना लोन ले सकें और अपना रोजगार चालू कर सकें। आज उसी कड़ी में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार मेला आज आयोजित किया जा रहा है। यह प्रत्येक 30 महीने में हमारी जो 33 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हर 30 महीने में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ये मेला आयोजित किया जाता है द्वितीय सोमवार को। तो आज चूँकि द्वितीय सोमवार है और हमारे यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 से 4 प्राइवेट कंपनियां तथा एक JVNL से भी लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए बच्चों को, जो कि इसमें अप्रेंटिसशिप और रोजगार के लिए बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट करके ले जाएंगे। तो अभी लगभग 50 से 60 बच्चे हमारे यहाँ पर आए हुए हैं जो पास आउट है। और इस कार्य को हमारे जो फॉरमैन है अरुण बोड़ा जी, वो संभाल रहे हैं इस कार्य को। और ये मेला जो आयोजन हो रहा है वो अरुण बोड़ा जी के सानिध्य में हो रहा है। और उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अप्रेंटिसशिप में लगेंगे और रोजगार प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मैं अरुण कुमार बोड़ा यहाँ पर ITI जोधपुर में GI के पद पर आसीन हूँ। जो आज अप्रेंटिसशिप मेला, प्रधानमंत्री स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला लगा हुआ है, वह हर तीसरे माह में द्वितीय सोमवार को लगता है। इसमें आज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है। 3 से 4 कंपनियां आज आ रही है और इसमें करीबन 40 से 50 बच्चे जो है वो सेलेक्ट होने की उम्मीद है। इसके अलावा हमारे ITI के प्राचार्य महोदय के द्वारा हर फैक्ट्री में जाकर और जितने भी प्रतिष्ठान हैं वहाँ से मिलकर हमारे अप्रेंटिसशिप कार्य को बढ़ाने के लिए उनका जो सहयोग है उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और उनके द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जितना प्रयास हो सकता है उतना किया जा रहा है। हमें उनके मार्गदर्शन में काम करने पर
सौभाग्य मिला और हम चाहते हैं कि देश का भविष्य इन जो नवयुवक बच्चों के हाथ में है वह उज्जवल हो और यह स्वरोजगार की तरफ बढ़े और देश का भविष्य उज्जवल करे। आदित्य वाहिनी, हिंदू हेल्पलाइन, जय श्री राम सेना और अखिल भारतीय हिंदू महासभा संगठन की ओर से आज जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली गई। इन संगठन के पदाधिकारियों ने नेपाल के नागरिक द्वारा नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन देते हुए भारत से भी समर्थन करने की मांग की। इन हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी अशोक रेगेला ने बताया कि भारत नेपाल का संबंध अनगिनत वर्षों से है और दोनों देश राजनीतिक रूप से अलग होते हुए भी साझा वैदिक धर्म और संस्कृति से उत्तनशील रहे हैं। इसलिए नेपाल की संस्कृति को नष्ट होने से बचाना भारत की देश प्रेम जनता की सार्वभौम मनोभावना है और भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। उन्होंने बताया कि भारत में हजारों नागरिकों के हत्यारे आतंकवादी माओवादियों द्वारा नेपाल में भी बर्बरता की गई। नेपाल गृह युद्ध में मृतक व लापता नागरिकों की संख्या 30,000 से अधिक है। अपने आतंक के बल पर माओवादियों द्वारा लोकप्रिय शासक को सत्ता से बेदखल किया गया। भारत में आतंकवादी माने जाने वाले माओवादी करोड़ों नेपाली नागरिकों के भाग्य विधाता बन गए। माओवादियों द्वारा अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया और अनेक हिंदू पुजारी और हिंदूवादी नेताओं की हत्या की गई। आज धर्मनिरपेक्षता का पर्याय प्राय हिंदू विरोध रह गया। उन्होंने मांग की कि राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में भारत की नेपाल के प्रति विदेश नीति में परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार को निर्देशित करें, जिससे सहस्राब्दी पुरानी संस्कृति के संबंध में अक्षुण्ण बने रहे। हेल्पलाइन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, आदित्य वाहिनी और जय श्री राम सेना मिलकर ये भारत सरकार से आंदोलन करते हैं। भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जो नेपाल हिंदू राष्ट्र था और माओवादियों ने उसको हिंदू राष्ट्र से विमुख कर दिया, आज वही नेपाली लोग जब वापस अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी सरकार भी नेपाल की सरकार को इस आंदोलन में सहयोग करे और एकमात्र हिंदू राष्ट्र भारत है, दूसरा है नेपाल। इसकी संप्रभुता बचाने के लिए हम सब लोगों का जो आंदोलन है इसको मानते हुए भारत सरकार नेपाल सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करे। जय श्री राम। साहित्य संस्थान सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन द्वारा राजस्थानी भाषा के कालजयी कवि रेवत दानचारण की जन्म शताब्दी पर उनकी स्मृति में राजस्थानी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने शानदार प्रस्तुतियां देते हुए राजस्थानी भाषा, साहित्य व संस्कृति की सौरभ बिखेर कर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। ख्यातनाम कवि डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने राजस्थान की ऐतिहासिक नायिका मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के जीवन पर आधारित कविता पढ़ते हुए कहा कि बेटियां सदैव पिता का रक्षा कवच होती है। वरिष्ठ कवि श्याम सुंदर भारती ने अपनी कविता अब युद्ध नहीं सुनाकर प्रेम और विश्व शांति का सकारात्मक संदेश दिया। कवि श्याम सुंदर बोरा ने बोल मारा गांव वो झूपड़ों कट्ठे सुनाकर राजस्थानी ग्रामीण संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी। डिम्पल कवि मोहन सिंह रत्नू ने नारी मन की कोमल भावनाओं को बारीकी से उकेरते हुए अपनी गेय काव्य रचना छेल भवर मारे जय पर घुमादियो जी सुनाकर खूब तालियां बटोरी। राजस्थानी भाषा की सुमधुर कवियत्री डॉक्टर सुमन बिस्सा ने श्रृंगार रस से सराबोर काव्य रचना गजबन गजब करे सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर कवि गज सिंह राजपुरोहित, कवि एनडी निम्बावत, युवा कवि महेंद्र सिंह छायन, जितेंद्र साठिया ने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। कवि सम्मेलन का सरस संचालन डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं कालजयी कवि रेवत दानचारण के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। प्रीतरी रीत टूट जासी, पर्दा में निजर मती धरजे, भरमरी भींत टूट जासी। मारा वाला बाबो सा आपरो जीव मारे जीव सु बालो है, आपरो जीव मारे जीव सु बालो है। मैं तो कितीक जीवी भले जीव लेऊं तो काई कर ले, मैं तो कितीक जीवी भले जीव लेऊं तो काई कर लेऊं। आपने हरे कई काम करना है, आपने युद्ध लड़ना है, आपने जमीन खोसनी है,
आपने मिनख मारना है, आपने क्या करना है। रोटरी क्लब जोधपुर राउंड टाउन द्वारा थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तेरापंथ युवक परिषद आयोजन में सरदारपुरा और थैलेसीमिया वॉरियर्स ने अपना योगदान दिया। शिविर द्वारा उद्घाटन पीडीजी प्रियेश भंडारी ने बताया कि शिविर में कुल 111 यूनिट रक्तदान हुआ। रोटरी ब्लड बैंक की टीम ने बताया कि रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार व दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा भी कम माना जाता है। शिविर में मौजूद सभी रक्तदाताओं को उपहार स्वरूप हेलमेट दिया गया। आयोजन रोटरी क्लब जोधपुर राउंड टाउन के प्रेसिडेंट राघव अग्रवाल, सेक्रेटरी विनय लोहिया, कोषाध्यक्ष अभिषेक जैन ने किया। तेरापंथ युवक परिषद सरदारपुरा के कैलाश जैन, क्लब के सदस्य आशीष वडेरा, मुकेश सिंघवी, प्रदीप सिंघवी सहित अन्य मौजूद रहे। शहर के अजनेश्वर धाम में इन दिनों अध्यात्म राम कथा आयोजन चल रहा है। रामकथा को सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज रामकथा के चौथे दिन कथावाचक संत शमाराम महाराज ने राम की लीलाएं श्रद्धालुओं को बताई और राम की महिमा का गुणगान किया। अजनेश्वर धाम में शांतेश्वर महाराज के सानिध्य में 8 दिसंबर से अध्यात्म राम कथा का आयोजन शिंथल पीठ के पीठाधीश शमा महाराज द्वारा वाचन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता के अनुसार इस अध्यात्म राम कथा का आयोजन 16 दिसंबर तक चलेगा। 17 को यहां पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। आज चौथे दिन कथावाचक संत शमाराम महाराज ने भगवान के गुणों की महिमा को श्रद्धालुओं को बताया। इस राम कथा आयोजन में महिला श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा सकती है। हमने कोई इत्र का कुआं नहीं खरीदा, शीशी नहीं खरीदी, कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन इत्र ने सुगंध दे दी। उसकी दुकान में से हवा निकलती, सुगंध आ गई। ऐसी ये बातें सुनते हैं, इत्र की दुकान है, इसका सौरभ लेवे हैं, सुगंधी लेवे हैं। वाणी के अंदर दोष होता है, वाणी का दोष मिटता है भगवान के नाम संकीर्तन से। कानों में दोष घुसते हैं। अजनेश्वर आश्रम में दिनांक 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक अध्यात्म राम कथा का आयोजन श्री शांतेश्वर जी बाप जी के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसका वाचन सिंथल पीठाधीश श्री छमाराम जी महाराज कर रहे हैं। 17 तारीख को सुबह सुंदरकांड का पाठ होगा। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। कौन पहनेगा मुख्यमंत्री पद का ताज? संघ से जुड़ा पहली पसंद भाजपा आलाकमान का व्यक्ति। सुबह व रात को ठंड बरकरार, दिन में खिल रही चटक धूप। महिला पीजी महाविद्यालय में 4 दिवसीय सारंग सृजन का आयोजन, पेंटिंग्स के माध्यम से भारत की कला को दर्शाया। राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जेएनयू में राजस्थानी युवा उत्सव का शुभारंभ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।